पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। क्या आंसर आया है इसका? 10 आया। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मीन ऑफ, हाँ, फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। तो फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स में 1, 3, 5, 7, 9। ओके। तो आपको सबको पता ही है कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबको ऐड करते हैं और जितने नंबर ऐड किए उतने से अपन डिवाइड कर देते हैं। एक सिंपल तरीका है इसका मैं बताऊं, कि जब आपको कोई पैटर्न दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न है, हर एक में 2 का गैप है। तो जैसे मैंने कल बताया था, मीन क्या देता है? एकदम सेंट्रल वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर है आपके पास और आपके पास 6 नंबर है। 4 और 6 का एवरेज कैलकुलेट करो, 5 आया है। कैसे? तो 4 और 6 के बीच में 5 आता है, बराबर। इसी तरह अगर मैं 3 नंबर देता हूँ, 4, 6 और 8, इनका एवरेज कैलकुलेट करो। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 को डिवाइड किससे करोगे? 3 से। तो 18/3 इज 6। कैसे? तो बीच का नंबर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रही है, 4, 6, 8। तो इन दोनों के, एक मैंने कहा था ना, एकदम जो भी नंबर्स होंगे उनके सेंट्रल वैल्यू देगा ये। तो 4 और 8 के बीच में 6 आ रहा है। तो यहाँ पर भी वो, अगर आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना हो तो एकदम सेंटर में जो नंबर होगा ना, सेंटर में जो नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। सेंटर में नंबर अपने मीडियन में फाइंड किया था कल। एक साइड यहाँ से कट करने के, एक साइड यहाँ से कट करने के। मैथमेटिक्स में जो कट करते हैं वो नहीं है, कैंसिल कर रहे हैं ताकि हम बीच में पहुँच सके। एक साइड इसको हटाया, एक साइड इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया। अब बीच में कोई एक नंबर नहीं मिला, बीच में 2 नंबर मिले। तो इन दोनों का भी एवरेज ले लो। तो 9 और 11 20, 20 बट और 20, और 20 को फिर 2 से डिवाइड करो तो क्या आ गया आंसर? 10 आ गया। तो ऐसे डायरेक्ट भी अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट प्रॉपर वे क्या है अगर एग्ज़ाम में लिखना हो? ये जो मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यू के लिए लॉजिक्स लगाने के, समझ में आ रहा है? प्रॉपर वे में अगर जाना हो तो हमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 19, इसको करना है अपने को डिवाइड 10 से। अच्छा, इसका समेशन कितना आएगा? इसका समेशन 100 आता है। वेरी गुड। इसका समेशन 100, 100 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आया 10। अब फाइंड करना है मीडियन। मीडियन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना होता है। तो अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करो तो सबसे छोटा नंबर है 6 ही है। ओके, फिर 8, 39 एंड 40। तो ये नंबर्स ऐसे ही गिवन है रैंडमली। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो जनरली अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं नंबर्स कितने हैं। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। So here n equals to 30। ये क्या है बच्चों? इवन है। और कल हमने मीडियन के 2 फार्मूला देखे थे। अगर n इक्वल्स टू इवन हो, ओके, तो इवन के लिए मीडियन का फार्मूला क्या था? यस, वेरी गुड।
अपॉन 2। एन हमारा कितना है 30, 30/2 ऑब्जर्वेशन प्लस ये क्या होगा 30/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 30/2 मतलब 15th ऑब्जर्वेशन, 15 प्लस 1 मतलब 16th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 2। 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन अपने को असेंडिंग मैनर में जो लिखा है वहाँ से देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो दोनों ही 21 आया। 15 और 16th ऑब्जर्वेशन कौन से हैं तो 21 एंड 21। तो 21 प्लस 21/2 करोगे तो 21 ही आएगा। सो मीडियन इक्वल्स टू 42/2 विच इज़ 21। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये जो फॉर्मूला है ये अपने सिर्फ n इक्वल्स टू इवन के लिए यूज़ करेंगे। n इक्वल्स टू ऑड के लिए जो फॉर्मूला है और वो मैंने कल के लेक्चर में सिखाया है, अपने वीडियो आप देख लेना। धारा देखा था वीडियो? ओके। अब एक फैक्ट आपको बता देता हूँ। मैंने नहीं अभी एक शॉर्ट ट्रिक से मीन कैलकुलेट करना सिखाया था। वो सिर्फ है ना एक कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो ना नंबर्स में तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ वो चीज़ आप नहीं कर सकते। फिर आपको यही तरीका यूज़ करना पड़ेगा। सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, मीन लाएंगे। लेकिन मीडियन एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र है, जिसमें वो वाला पैटर्न हमेशा फॉलो करता है। जैसे आपको मान लो फॉर्मूला से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आएंगे, तो 1 मार्क्स में आप ऐसा लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करोगे। क्या करोगे आप शॉर्ट में? पता होगे शॉर्ट में कैसे करना है। देखो, एक नंबर यहाँ से कट किया, एक नंबर यहाँ से कट किया, ऐसा रीअरेंज करने के बाद हो एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से। लेंदी प्रोसेस है थोड़ी, जिम मेरा हो जाता है ऐसे ही। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखो हो रहा है जिम। 1 2 1 2। देखो कितने बचे। अब ये दोनों को नहीं कट कर सकता ना, लास्ट में या तो आपके पास 2 बचेगा या फिर एक ही बचेगा। 2 कब बचेंगे? तो जब आपके पास n इक्वल्स टू इवन हो तब, क्योंकि इवन मतलब ऑड नंबर्स होते हैं तो 2 सेंटर में आ जाते हैं। अब जो सेंटर में आए हैं उनका एवरेज ले लेने का। देखो सेंटर में आए हैं उनका एवरेज ले लिया, हो गया मीडियन। और अगर सेंटर में खाली एक बच रहा होता तो वही का वही मीडियन हो जाता। तो ये शॉर्ट ट्रिक हुई। आई बात समझ में? फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था, सुनो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है। अभी तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जिसमें डेटा गिवन है हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी मीडियन गिवन है। देखो मीडियन ऑफ द डेटा इज 25। क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी नंबर सारे प्रॉपरली नहीं दिए, कहीं पर एक नंबर को एक्स करके दे दिया, वो एक्स फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करते टाइम पहला टास्क क्या होता था कि हम नंबर्स को अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर पहले से ही दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो अपने को करना नहीं है। अपने को फिर सेकंड स्टेप क्या करते थे, काउंट करते थे। याद है ना, काउंट करते थे। देखो ये अरेंज करने के बाद हमने काउंट किया था कितने नंबर्स है, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। So 1 2 3 4 5 6 7। So here n equals to 7 which is odd। ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाओ मीडियन के लिए। मीडियन का फॉर्मूला ऑड के लिए क्या हो जाता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। बहुत सिंपल, सिर्फ इतना। n की वैल्यू रख देनी है 7+1/2 ऑब्जर्वेशन। 7 + 1 8, 8/2 is
4, मतलब मीडियन क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। मीडियन हमारा है 25 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप देख सकते हो ना बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, एकदम सेंटर में है। तो मीडियन मतलब ऑलवेज हमेशा सेंटर में जो ऑब्जर्वेशन है वो, तो x+7 इज नथिंग बट, तो हमारा मीडियन निकल कर आ गया x+7, दैट मीन्स x+7 इक्वल्स टू 25, therefore x equals to 25 minus 7, x equals to 18। सही है ना, आया था आंसर। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने का। यहाँ पे भी होगा, देखो यहाँ से कट करो, ये कट हो गया, ये इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, सेंटर में x+7 बचा, और जो सेंटर में हो वही क्या होता है, मीडियन। तो x+7 इज 25, देन x इक्वल्स टू 18। डायरेक्ट एक नंबर में डायरेक्ट अपने को पता चल जाना चाहिए, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको फिर इतना लिखना पड़ेगा। और ये नंबर, ये वाला क्वेश्चन ऑलवेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्क्स में आता है स्टैंडर्ड मैथ्स में। बेसिक मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, अवॉइड करते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, बराबर। फिर एक और क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ऐसा नहीं कि वही का वही क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का आएगा, नंबर्स वो लोग चेंज कर देते हैं, बराबर। द मीन ऑफ 8 11 6 14 x and 13 is 66। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन x, यानी इसमें भी वही x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट दिस टाइम क्या गिवन है, मीन गिवन है। लेकिन ये फर्स्ट लाइन पढ़ो तो समझ में आता है कौन सा मीन है कौन सा ऑब्जर्वेशन है। वेरी गुड, दिस इज द मीन। सो मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार, एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं मीन मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो। सो 8 + 11 + 6 + 14 + x + 13 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। एक्स बार की वैल्यू तो गिवन है 66, इनको ऐड करेंगे 51 आता है, पक्का ना। सो 51 + x/6, ये सभी नंबर्स ऐड हो जाएंगे, x ऐड नहीं होगा, तो 51 + x कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। नहीं बेटा, वो 51x का तो मतलब क्या होता है कि वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, बट हमें मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। ओके, तो 6 को यहाँ पर ले जाओ तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 6 6 36, अगेन 36 + 3 396 इक्वल्स टू 51 + x। अब 51 को उस साइड ले जाएंगे तो 396 - 51 इक्वल्स टू x, 6 - 1 5, 9 - 5 4, 3 का 3। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें सीखनी थी ना वो इतनी थी कि भाई एक्स बार का एक जनरल फार्मूला है जो बचपन में सीखे हो। अगर आपके पास x1 x2 x3 से लेकर xn ऑब्जर्वेशन है तो सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, और जितने ऑब्जर्वेशन आपने ऐड किए उसी नंबर से डिवाइड कर देना है ये। और मीडियन के दो फार्मूला, एक होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और जब वो ऑड हो तो ये फार्मूला यूज़ होता है, अदरवाइज अगर वो इवन है तो ये फार्मूला यूज़ होता है।
ओके, इतना चीज़ें याद रहेगा। ये अब हम, आप लोग याद रखो, अब इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे। आज का जो अपना लेक्चर है वो इसके बेस पर रहेगा। इसी कंसेप्ट को हम और डेवलप करेंगे और इस फॉर्मूले को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए उसे यूज़ किया जा सके। देखो भाई, सिंपल साधन होता है ना, तो सिंपल सिंपल चीज़ों में काम आता है। और जैसे जैसे मशीन, मतलब साधन मशीन बनता है, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आता है। लेकिन बनाता कौन है साधन? हम ही बनाते हैं ना। सिंपल भी हमने बनाया, कठिन भी हमने ही बनाया। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, अब इसी को हम थोड़ा डेवलप करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। चलो, तो शुरुआत हमारे उसी फार्मूला से करेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि उस फार्मूला में क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम एक सिंपल ऑब्जर्वेशंस लेंगे। अ, चलो आ जाओ। 6 5 6 7 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 5 5 6। कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। इन 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट करना है। सिंपल काम है। क्या करोगे सब लोग? 6 + 6, हाँ सबको ऐड करोगे। और इसको डिवाइड करोगे 10 से। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है, जैसे अब पार्थ है। पार्थ का क्या है, थोड़ा वो लेज़ी है। तो बोले सर इतना सारा कौन ऐड करेगा, इतना सारा कौन ऐड करेगा। मैं तो क्या करता हूँ सर, देखो 6 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार 6 आया है। तो मैं तो सर ऐसा लिखता हूँ। मैं तो क्या करूँगा सर, देखो मैं तो डायरेक्ट ऐसा लिखूँगा। गलत भी कहाँ है, सही बात है। फिर वो बोलेगा देखो सर 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, वो भी 4 बार आया है। 20 हो गया। फिर वो बोलेगा कि सर देखो 7 कितनी बार आया है? तो बोले सर 2 ही बार आया है। और बोले सर कितने नंबर है? बोलो कौन सा इजी रहेगा? ऊपर वाला इजी रहेगा ना, बराबर। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या, तो जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कौन सा था? 6। उसको मल्टीप्लाई कर दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। 6 ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन बोलते हैं सबको। ये सारा ऑब्जर्वेशन या डेटा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी मतलब वो जितनी बार डेटा में आता हो वो। कितनी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे? 4। तो उसने 24 ऑप्टेन कैसे किया? सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली फॉर 5, 5 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 4, मल्टीप्लाई कर दिया 5 ऑब्जर्वेशन के साथ। फिर 7 ऑब्जर्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ और डिवाइड कर दिया 10। ओके, ये 10 भी आप ऑब्टेन कर सकते हो कहाँ से? तो 4 + 4 + 2, ये क्या कर दिया आपने? 4 + 4 + 2। यानी कि ऊपर क्या चल रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। नीचे क्या चल रहा है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। और ये क्या देता है? मीन देता है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि इसको आपने x1 कहा, ये ऑब्जर्वेशन को क्या कहा? x1। इसको कहा x2, इसको कह दिया x3। इसकी फ्रीक्वेंसी को कह दिया f1, इसको कह दिया f2, इसको कह दिया f3। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? f1 x1 f2 x2 प्लस f3 x3। नीचे क्या बन रहा है? f1 f2 f3। तो सबको प्लस कर दिया, f1 + f2 + f3। कौन सा? यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे 4 और 6 में ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ता है? ताकि वो 46 ना हो जाए। ये तो
समझ में आता है कि मल्टीप्लाई हो ही रहा है, बराबर। तो आप देखो, आपने अभी तक क्या फॉर्मूला देखा था, सिंपल x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय n। उसमें f का कोई रोल नहीं था, बट ऐसा ज़रूरी है कि कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होगा, ऑब्जर्वेशंस तो रिपीट होंगे। तो इसीलिए अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आया समझ में? बहुत सिंपल है। जो भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हो रहा है वो ध्यान में लेना है। जितनी बार रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का उसी ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इस ऐसा कुछ मिलेगा, f1 x1, फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए f2 x2, सबको इस जहाँ तक हो fn xn तक जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर मॉडिफाइड फार्मूला लिख देते हैं। नीचे फ्रीक्वेंसीज ऐड करनी है ना। अब इतना सारा सर थोड़ी लिखने का होता है। तो कल मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो यहाँ काम आएगी। नीचे वाला, नीचे देख बेटा, वो जो 10 था, ये 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कैसे मिल सकता है? तो यहाँ पर देखो, 4 + 4 + 2, तो 8, 8 × 2 = 10। यानी कि हम फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड कर दें, है ना, फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। और हमें मीन में किससे डिवाइड करना होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो कि कैसे मिल सकता है? तो जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दें। गुड। अब इसको सिंबॉलिकली सिंबल में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का छोटा तरीका है, आपको प्लस की जगह सिग्मा बना देना है। ये साइन बनानी है ऐसे ऐसे, ग्रीक लेटर है, जैसे ABCD होता है ऐसे सिग्मा। हाँ, तो सिग्मा बना देना, तो आपको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। और इतना सारा भी लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या लिखोगे? तो लिखोगे FI I स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5। हमने 1 2 3 4 5 नहीं लिखना, बट उसकी जगह क्या रखेंगे? आई रखेंगे। तो आई की वैल्यू बदलेगी। आई की वैल्यू कभी एक होगी तो पहली टर्म मिल जाएगी। फिर आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो F2 x2। फिर आई की वैल्यू 3 रखेंगे, F3 x3। और नीचे क्या कर देंगे? नीचे रख देंगे सिग्मा FI। आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ऐसा मान लेना है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 to n तक बदल रही है। आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। और कई बार है ना, कई बार सिग्मा FI को ये लोग ऐसा भी लिखते हैं, x⁻ सिग्मा FI/xi, और नीचे लिख देते हैं स्मॉल n। स्मॉल n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सिग्मा FI स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, बाकी सब अब भूल जाओ। कभी कभी अपने ऐसा फॉर्मूला बुक में दिया होता है, कोई कोई बुक में ऐसा दिया होता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, अलग अलग नहीं है। हाँ, वो सब दिया जाएगा। ये जो x1 x2 है ये सब दिया जाएगा। हाँ, वो होता है बेटा। वो कब होता है? कि जब अपने को स्पेसिफाई करना हो कि आई रनिंग फ्रॉम 1 to आई रनिंग 1 to 7। बट यहाँ पर कैसा है कि आई रनिंग फ्रॉम 1 to n है, तो इसके लिए नहीं लिखते हैं। यहाँ पे फिक्स है, ऑलवेज फिक्स है, 1 to n और उस n की वैल्यू क्वेश्चंस पे डिपेंड रहेगी। बराबर। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा ना, उससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। है बेटा? दिस सिग्मा की कोई वैल्यू नहीं है। सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन। सिग्मा किसके लिए है? समेशन बता रहा है। हाँ हाँ, सिग्मा की कोई वैल्यू नहीं है। सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन। किसका समेशन करना है? तो FI XI का। FI XI मतलब F1 x1
F2 x2 F3 x3 और इन सब का समेशन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक कंसेप्ट हमने डेवलप किया है, बट अभी भी हम लोग अनग्रुप डेटा में ही है, अभी भी ग्रुप डेटा में नहीं गए, अभी तक नहीं गए। हम कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो एक फार्मूला हमने बनाया है और उसी फार्मूला के बेसिस पर आपके एक बुक में एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, द मार्क्स obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. 30 बच्चे हैं क्लास 10th में और उन्होंने मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया 100 मार्क्स का। उन बच्चों के नंबर्स आए हैं इतने, ये रहे मार्क्स ऑप्टेंड। तो 10 नंबर कितने बच्चों के आए एक ही बच्चों का। 20 marks are obtained by 1 student, 36 marks are obtained by 3 students, और इसी तरीके से ये पूरा डेटा गिवन है। आपको इस डेटा का कैलकुलेट करना है मीन। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑब्जर्वेशंस है, जहाँ पे 10 एक बार आ रहा है, 20 एक बार आ रहा है, 36 3 बार आ रहा है, तो मेरे को 3 बार ऐड करना पड़ेगा, 36 + 36 + 36। तो सिंपली क्या करना है, ऑलवेज जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको कह देना है xi, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसे कह देना है fi। तो हमारे पास एक xi का कॉलम है, एक fi का कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, fi इंटू xi। तो नया कॉलम जो बनेगा बच्चों, नया कॉलम जो बनेगा वो हो जाएगा fi इंटू xi का। देखा है ऐसा टेबल कहीं पे, एकदम जोरदार। तो यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे हम fi इंटू xi, क्या लिखोगे एक में हाँ नहीं, एक में लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। लाइक 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 3 3 6 18, 3 3 9 और एक 10, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 into 4 280, 72 into 1 72, 80 into 1 80, 88 into 2 160, फिर 176। देखो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और एक हाँ बराबर है 92 into 3 3 into 2 6, 3 9 जा 27। ओहो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं भाई। 95 into 1 95, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्या मिला हमको, fi ही मिला है। अब हमको तो चाहिए क्या, सिग्मा fi। सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन। तो हमें अब ये जो कॉलम बना है ना सिग्मा fi का, उसके नीचे लिखेंगे सिग्मा fi का जो कॉलम है उसके नीचे लिखोगे सिग्मा fi एंड सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन। आपको इन सब का समेशन कर देना है। तो 1779 ऐसा कहना चाह रहे हो। चलो चेक कर लेते हैं मेहनत सफल हुई कि नहीं। आजा आजा भाई प्यार से। हाँ 1779 बराबर। तो हमें मिल गया सिग्मा fi। और देखो फॉर्मूला में एक और क्या चीज़ चाहिए ये चाहिए सिग्मा fi। तो fi का कॉलम किधर है, हीरा, इस सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा सिग्मा fi। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्वेश्चन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बच्चों कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। तो कितना आना है ये 30 आना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है।
क्वेश्चन में यही दो चीज़ें देते हैं। इन क्वेश्चंस ओनली टू थिंग्स आर गिवन, एक्स आई एंड एफ आई। आपको ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलो, तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। 3 से डिवाइड कर दो पहले, चलो। 3 5 ज़ा 15, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, लेकिन नीचे एक ज़ीरो से डिवाइड करने का बाकी है, तो क्या हो जाएगा 59.3। सो दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। देख लो भाई, 59 पॉइंट अनग्रुप्ड है। ये फॉर्मूला अभी तक अनग्रुप्ड के लिए चल रहा है, लेकिन अब यहीं से ओए अब यहीं से ग्रुप्ड डेटा का कंसेप्ट डेवलप होने जा रहा है बच्चों। अब इस एग्जाम्पल में थोड़ा आपको अजीब नहीं लगा कि 30 स्टूडेंट्स है, यू हैव 30 स्टूडेंट्स क्लास 10 में, और 50 नंबर 3 बच्चों के आ रहे हैं, 60 नंबर 4 बच्चों के आ रहे हैं, आसपास बैठे होंगे। तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। कह कहने का मतलब कि इस एक ही ऑब्जर्वेशन के इतनी सारी फ्रीक्वेंसी, वो भी तब जब वो एक मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर तो 30 स्टूडेंट्स ही है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स की बात है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये वाला मेथड जो है, इस तरीके से जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो एक अच्छा तरीका नहीं होता। तो अच्छा तरीका क्या है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का? तो है टेबुलर टेबुलर फॉर्म में उसको लिखना। तो उसके लिए एक अपने को टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि आगे की देखो दिया है। 10 to 25 कितने बच्चों के मार्क्स है? इतने 20। दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। सो अनग्रुप्ड डेटा है आपके पास, फिर वहाँ से आपने क्या डेवलप किया? ग्रुप डेटा। और ये भी हमको ही बनाना है, कोई और बना के नहीं जाएगा। कैसे बनता है देखो। तो आपको एक साइड रख लेना है ये, ओके, और एक साइड अपने बनाते जाते हैं। अब जो ग्रुप आप बनाते हो उसको क्लास कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलेगा। सो क्लास फ्रॉम 10 to 25, and remember that this is called lower limit of the class and this is called 25, यानी अपर लिमिट ऑफ द क्लास। आपको ये भी याद होगा कि अगर किसी बच्चे के 25 मार्क्स आते हैं, तो मैं उसे कौन से क्लास में रखूँगा? ये वाले क्लास में या ये वाले क्लास में? नीचे वाले क्लास में, क्योंकि क्लास में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर उन बच्चों को शामिल करूँगा कि जिन बच्चों के 10 to 24 मार्क्स आए हो। आई बात समझ में? ये चीज़ है। तो इन्होंने भी वैसे ही बनाया ना। आपकी इच्छा कि आप कैसे बनाते हो। इन लोगों ने 10 to 25 रखा है, 25 to 40 आएगा, 15-15 का गैप लेना है, बराबर। चलो, फिर 40 to 15 ऐड करो इसमें, तो 55, फिर 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। अब यहाँ से देखते जाना है। तो भाई 10, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फ्रीक्वेंसी लिखोगे। तो जिस तरह ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। क्लास की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 10 से लेके 25 तक जो मार्क्स आए हैं जितने स्टूडेंट्स के, वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। तो टेबल में देख लो आप, तो 2 आएगा। बेटा यही तो है, इसी का इसी का अपने ग्रुप बना रहे। हाँ, ये अनग्रुप डेटा गिवन है, इसी से अपने ग्रुप डेटा बना रहे, बराबर। डेवलप एकदम फ्रॉम डेप्थ टू हाइट। अभी तक अपने ऐसा सीखे है ना, अब मैं अनग्रुप से ग्रुप बनाना सिखा रहा हूँ। तो 10 से लेके 25 तक कितने स्टूडेंट्स है? 2 स्टूडेंट्स है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। और 25 to 40 के लिए देखो, 25 to 40, ये एक मिनट हो, इसमें अपने को पेन चाहिए क्या?
थोड़ा देर लगता है। हाँ आया, आजा भाई। तो 25 to 40 इसमें आ जाएगा ना बेटा। 36 नंबर 3 स्टूडेंट्स के है, तो 25 to 40 में 36 तो आएगा ही। तो ये 3 तो ऐड करना ही है। और 40 लेकिन अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। तो अपने 25 to 40 में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? ओनली 3 आएंगे। वेरी गुड। तू क्यों चेंज हो गया बे? बराबर। अब नेक्स्ट देखो, 40 to 55। हम्म 56 तो 55 से ऊपर हो जाएगा। तो 40 to 50 में 7 स्टूडेंट्स है। फिर 55 to 70, तो 70 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो अपर लिमिट है। तो 2 + 4 6। 70 to 85, 4 5 6, वेरी गुड। 85 to 100 मतलब ये सारे 2 3, ये भी 6 है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक्स बार का फॉर्मूला देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है और सिग्मा एफ। अपने को ये एक्स बार चाहिए, तो एक्स आई तो चाहिए ना। अब ये इस तरीके से जो हमने बनाया, उसमें एक्स आई किधर है? किधर है? यस, वहाँ, यहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है। आपको अनग्रुप्ड डेटा में एक्सआई एकदम रेडीमेड मिलता है। एक्सआई क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। और अनग्रुप्ड डेटा में ऑब्जर्वेशन आपको सीधा दिखता है, बट यहाँ पर हमने क्लास कर दी है। अब क्लास से हमको ऑब्जर्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप होता है, बहुत ध्यान से समझना। दो बच्चे ऐसे हैं, अब पिछला वाला भूल जाओ, अब आपके पास यही है और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन आएंगे। ठीक है, अब दो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 25 के बीच में है। दो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 25 के बीच में है। तो हो सकता है कि एक के नंबर 10 हो और एक के नंबर 25 के आसपास हो, एक के नंबर 10 के आसपास हो और एक के नंबर 25 के आसपास हो। तो होता क्या है कि मैं 10 कंसीडर करूँ या 25 कंसीडर करूँ, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि जो दोनों बच्चे हैं उनके नंबर है 17.5। कैसे 17.5? तो मैंने क्या किया, इनका सेंटर पॉइंट ले लिया। दोनों बच्चे हैं, वो दो बच्चों के नंबर ना 10 है ना 25 है, बीच में। तो बीच का कैसे निकाला? दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। 35/2 इज 17.5। और याद करो स्टैंडर्ड 9 में, जब अपर, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 क्या कहते थे उसको? और क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट करते थे? सो दिस इज योर एक्स आई। यानी कहने का मतलब, बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज concentrated concentrated about its मिड पॉइंट। क्लास का जो मिड पॉइंट होता है उसी पर फ्रीक्वेंसी कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हमने क्या किया है? अज्यूम किया है, ताकि हमें एक्स आई मिले। सो ये जो कॉलम बनाऊंगा मैं नया इस बार, वो होगा एक्स आई का। सो क्लास, फ्रीक्वेंसी, देन एक्स आई। और इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। और इस टाइप से जो डेटा मिल रहा है वो क्या है? ग्रुप्ड डेटा है बच्चों। अब डेटा ग्रुप्ड आ चुका है। तो हर एक क्लास का मिड पॉइंट, यानी कि क्या? क्लास मार्क। मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? और क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या है सिंपल तरीका? वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। चलो यहाँ पे भी वही काम काज करो। 25 + 40 65 होगा। 65 को 2 से डिवाइड करो तो
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32.5। चलो हर एक का बताते जाओ, चलो। 40, गुड। और बताते जाओ, चलो। पैटर्न ढूंढ लिया उज्जवल? कोई पैटर्न है क्या? सो दीज आर दी क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास। आपको तो फॉर्मूला में क्या चाहिए बच्चा? एफ आई एक्स आई। तो अब नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों चीज़ों का। क्या हो गया भाई? हाँ, ये मिटा दूँ? ये अच्छी बात है, बुक में है वैसे, आप रीड करोगे आपको मिलेगा। चलो अब एक नया कॉलम बन रहा है और इस नई कॉलम का नाम होगा एफ आई एक्स आई। तो सिंपली आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना है। तो 17.5 इंटू 2 करोगे तो मिल जाएगा 35। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 7, और 3 3 ज़ा 9, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52, 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 5 33। 6 इंटू 62.5, चलो चालू पड़ जाओ। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15, 6 6 ज़ा 36 और 1 37। चलो चालू पड़ जाओ। 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 42 एंड 3 4 465। इसका हम्म तो आपने कैलकुलेट कर लिया है बच्चों क्या? एफ आई एक्स आई क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। रिमेंबर हमेशा फॉर्मूला पे नज़र रखनी है। ये दो चीज़ें चाहिए। एफ आई एक्स आई आ चुका है, क्या करने का है अभी? समेशन, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। चलो सबको जोड़ के बताओ कितना आता है। तब आपको ये दो चीज़ें देंगे, क्लास होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। आपको नया कॉलम बनाना है एक्स आई का, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, आ जाएगा। फिर आपको एक और कॉलम बनाना है जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखोगे, सबको ऐड करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलेगा। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया, सिग्मा एफ आई चाहिए तो क्या करोगे? इन सबको टोटल करोगे। पर बुद्धिमान व्यक्ति क्वेश्चन पढ़ता है और क्वेश्चन में लिखा है कि 30 स्टूडेंट्स है, तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 30। नाउ टू कैलकुलेट एक्स बार, 1860 should be divided by 30। So x bar equals to 62. So now in this case, the total marks average marks obtained by each student is 62। पहले कितना था? 59.3, यहाँ पर 62 हो गया है। थोड़ा सा वेरिएशन क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को सपोज कर लिया है कि वो 17.5 है, बट ऐसा था? ऐसा नहीं था। कैसा था? एक स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 थे और एक स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 थे, लेकिन हमने क्या अज्यूम कर लिया कि दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स 7.5 है, तो इनका टोटल कितना होता है? 35। जबकि मैं इनको टोटल करता तो क्या आता? 30। तो ये जो वेरिएशन आया ना यहाँ पर, इसी के कारण यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन आ गया कि 59.3 से 62 हो गया। बट ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ मोर कन्वेनियंट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डेटा, जब आपके पास 1000 2000 बच्चे हो।
क्या करने का, हर एक का नंबर एवरेज इंडिपेंडेंटली नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम लोग ग्रुप्ड डेटा का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और अभी अभी जो आपने मेथड सीखी, ये एक पूरा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, आप इसको समझ लो। अभी इससे पहले तक का जो था मैंने बताया वो सारा कंसेप्ट डेवलपिंग के लिए था। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में आपको क्लास दे देंगे और फ्रीक्वेंसी दे देंगे, ये दो कॉलम आपके पास रहेगा। आपको एक्स आई फाइंड करना है, इन दोनों से प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करके ये वाला कॉलम ढूंढेंगे, इन सबको ऐड करके सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा, इन सबको ऐड करके सिग्मा एफ आई मिल जाएगा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ से एक्स बार मिलेगा। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन, सॉरी मीन। मीन कैलकुलेट करने की ये जो विधि है, ये जो मेथड है, इस मेथड को डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। डायरेक्ट का हिंदी प्रत्यक्ष होता है, बराबर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर का जो निचोड़ है वो प्रत्यक्ष विधि है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं अभी दूंगा, आपको अभी बैठकर कैलकुलेट करना है। जो અહીંયા पहला कॉलम आया एक्स आई यानी क्लास मार्क का, तो इनके बीच का नंबर लिखना होता है, दिख ही रहा है 0 और बीच के बीच में कौन आएगा, 10 आएगा। 20 और 40 के बीच में 30। नहीं समझ में आता है तो ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 0 + 20 20, 20/2 इज़ 10, 20 + 40 60, 60/2 इज़ 30। अदरवाइज दिख ही रहा है कि 40 और 60 के बीच में कौन है, 50। और देखो 20 का बढ़ता जा रहा है तो 70 और ये लास्ट में 90। फिर कॉलम होता है एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 70, 330, 500, 630, 1170। फिर यहाँ पे सबका समेशन लिखते हैं, इन सबको प्रॉपरली ऐड करोगे तो 2700 आंसर आएगा, और यहाँ पे प्रॉपरली आप ऐड करते हो तो 50 आ जाता है। तो इसी के साथ जो अब एक्स बार का कैलकुलेशन है वो ऐसे हो जाएगा, सिंपली सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब 2700 अपॉन 50। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 54। ओके। अब बच्चे लोग प्रॉबेबली कहाँ गलती कर सकते हैं, तो एक्स आई का कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाए, मल्टीप्लाई थोड़ा इधर उधर हो जाए, या तो ये समेशन इधर उधर हो सकता है, इसका समेशन इधर उधर हो सकता है, और लास्ट में डिवीज़न इधर उधर हो सकता है। आ जाओ। तो होता ये है कि यहाँ पर हर एक स्टेप एक्यूरेट होना चाहिए। कहीं पर भी एक जगह गलती करोगे तो वो गलती आपके आगे प्रोसीड हो जाएगी, तो हर एक स्टेप यहाँ पे वेरीफाई करके आगे बढ़ना है, बराबर। तो ये सारे डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड के बाद इसी में दो मेथड और है। आपने एक्चुअली देखा होगा कि सर यहाँ पे आपने क्वेश्चन ऐसा दिया कि इसमें मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इजीली नंबर आ रहा है, बट हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें देखो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इस मेथड में होता क्या है कि आप एफ आई और एक्स आई का जो मल्टीप्लिकेशन करते हो वो थोड़ा हैवी हो सकता है, प्लस बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करना पड़ता है, बड़े बड़े नंबर्स का डिवीज़न करना पड़ता है, तो जिससे ये जो मेथड है वो लेबरस बन जाती है, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोचेंगे, विचार करेंगे कि भाई ऐसी कुछ और भी मेथड्स है कि जिससे ये मेहनत कम हो जाए, क्योंकि सच्चा मैथमेटिशियन कैसा होता है, लेज़ी होता है। सच्चा मैथमेटिशियन कैसा होता है, लेज़ी होता है। वो हर एक काम करने का कोई आसान तरीका ढूंढता है, जैसे ये पार्थ, वही स्टार्टिंग में एग्जांपल नहीं दिया था साहब, 6 + 6 શું કરવાનું, 6 × 4 કરી दो, बात पूरी था, है ना। तो चलो अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की दो मेथड सीखेंगे। आ जाओ, कम इन।